नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, देश के कोने कोने में क्या हलचल है, वो सारी खबरें बताने के लिए एक बार फिर से मैं और साक्षी आपके सामने हाजिर हैं। तो हर मॉर्निंग अपडेट जानने के लिए, हर खबर को विस्तार के साथ में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, महाकुंभ से एक खबर जहां पर प्रयागराज में आज जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। स्नान करते हुए वो नजर आएंगे। साथ साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन भी करने वाले हैं ये दोनों नेता। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे से पहले मुख्य सचिव जो डीजीपी है प्रयागराज वो पहुंचे हैं। और देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब कुंभ में स्नान करेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद होंगे। तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और स्नान होना है। ऐसे में उसी को लेकर जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए जेपी नड्डा आज प्रयागराज में मौजूद रहने वाले हैं। साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रहने वाली है। सीएम के दौरे से पहले मुख्य सचिव डीजीपी प्रयागराज पहुंच गए हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा पहले डीजीपी के द्वारा और मुख्य सचिव के द्वारा लिया जा रहा है। और उसके बाद महाशिवरात्रि की जो तैयारियां हैं उसका जायजा जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। वो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाएंगे। अब तक देखिए 7 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है जहां पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मेला 2025 का अब अपने आखिरी फेज में है और आखिरी दौर में है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का मेन स्नान है और उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए हम और डीजीपी साहब आज आए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत के साथ साथ मौके पर भी पॉन्टून ब्रिजेस, चक्कर प्लेट्स, नदी में जो जल की मात्रा है और जो जल की शुद्धता है, ये सब देखने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। मंशा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और उसके पहले जो वीकेंड आ रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की इसमें कोशिश करेंगे तो उनको एक बेहतर अनुभव हो सके और उनका एक्सपीरियंस कुंभ में आने का अच्छा हो। उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। पानी की गुणवत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने वक्तव्य में बहुत क्लियर किया है। बेदिंग क्वालिटी वाटर का बीओडी 3 से कम होना चाहिए और डिजॉल्व ऑक्सीजन 5 से ज़्यादा होना चाहिए। बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और बेहतर क्राउड कंट्रोल, अंतिम स्नान और उसके पहले के जो सप्ताह का एंड है शनिवार रविवार को लेके, उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अधिक से अधिक लोगों के आवागमन को सुचारू और बेहतर बनाया जा सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ चीज़ें वायरल की जा रही हैं, उस पर लगातार हमारी निगरानी है। हम लोगों ने कुछ FIR भी दर्ज किए हैं और हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। लगातार रिकॉर्ड भी बन रहा है। करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और वीकेंड पे ऐसा अनुमान है कि 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और गंगा स्नान कर सकते हैं। वहीं कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो महाकुंभ में अब तक 59 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर चुके हैं। वहीं इस बार क्योंकि वीकेंड है और दीपिका क्योंकि महाकुंभ के समापन से पहले आखिरी वीकेंड भी पड़ रहा है, 26 तारीख को समापन है, महाशिवरात्रि है। ऐसे में ये अनुमान जताया गया है कि 2 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो इस वीकेंड शनिवार और रविवार को स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल, देश विदेश से कोने कोने से श्रद्धालु जो है वो लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिस वजह से भारी भीड़ भी हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीकेंड की वजह से और भी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। हालांकि व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को महाकुंभ में कोई दिक्कत परेशानी ना। वहीं वीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार प्रयागराज में जारी है। आज जेपी नड्डा की मौजूदगी प्रयागराज में रहने वाली है। महाकुंभ में स्नान करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। तो 2 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान का अनुमान है। शनिवार रविवार को संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। वीकेंड की वजह से बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और खास करके क्योंकि महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि पर बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। उससे पहले भी व्यवस्थाएं फिलहाल बनाए हुए हैं अधिकारी। तो अभी आपने देखा कि महाकुंभ को लेकर कैसे तैयारियां लगातार की जा रही हैं, वीआईपीज को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ के कई सारे रंग फिलहाल देखने को मिल रहे हैं शिवरात्रि से पहले। आपको बता दें, पानी के अंदर योग भी एक साधना है और कुछ ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं। साधना करने वाली मशहूर डॉक्टर सविता रानी भी महाकुंभ पहुंची, जहां उन्होंने खास योग अलग अलग अंदाज में परफॉर्म किया। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मां गंगा की अविरल धारा और योग साधना
महाकुंभ जिसका हर कोना अपने आप में अनोखा है और त्रिवेणी संगम पर मां गंगा की आराधना के लिए भक्तों का अपना अपना अनूठा अनुभव ने प्रयागराज पहुंचकर पवित्र गंगा नदी में जल योग किया और मां गंगा की आराधना की। योग एक्सपर्ट सविता रानी ने गंगा नदी में जल योग के अलग अलग आसन परफॉर्म किए। डॉक्टर सविता रानी ने बताया कि ये उनका तीसरा कुंभ है और यहाँ एक अलग ऊर्जा मिलती है। So Jal Yoga is a very ancient practice and it is a very sacred practice. So it is about, doing a sacred practice in sacred waters. That is connecting ourselves with nature, especially the elements of waters, sacred waters. योग एक ऐसी क्रिया है जिसे लगातार प्रैक्टिस करने से मुश्किल लगने वाली क्रियाएं भी आसान लगने लगती है और इसी का एक रूप है जल योग, जो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है। This is my third Kumbh, I can say, and my experience, I cannot even, I don't know how to express it because it can only be felt. So sacred practice Jal Yoga in sacred waters. बेंगलुरु की रहने वाली मशहूर जल योग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता रानी को इस पेशे में उनके योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल करके मान्यता भी दी गई। योग एक्सपर्ट सविता रानी पिछले कई सालों से ये योग साधना पानी में करती आ रही हैं। इन दिनों योग के बाद जल योग का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा दावा किया जाता है कि जल योग में योगा करने का डबल फायदा है और एक्सपर्ट्स की माने तो इसके रिजल्ट जल्दी दिखाई देते हैं। यही वजह है कि लोग इन दिनों योग से जल योग की तरफ जा रहे हैं। आपने लोगों को पार्कों में, स्विमिंग पूल में योगा करते हुए खूब देखा होगा, लेकिन महाकुंभ पहुंचकर पवित्र गंगा नदी में योग करना ये अपने आप में कुछ अलग ही नजारा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं। बागेश्वर धाम पीएम मोदी जाने वाले 23 तारीख को बागेश्वर धाम जाएंगे पीएम मोदी और उसी को लेकर फिलहाल तैयारियों का जायजा लगातार लिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पहले ही कर दिए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा, ऐसे में बागेश्वर धाम में बागेश्वर बाबा खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, रात के वक्त बाइक पर सवार होकर के निरीक्षण किया। इतिहास में पहली बार होगा जब किसी मंदिर में कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है और इसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित। तो 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहने वाली है और उसी को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर निरीक्षण लगातार किया जा रहा है और बागेश्वर धाम की तैयारियां अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गई हैं क्योंकि 23 तारीख बेहद नजदीक। तो बागेश्वर धाम की तैयारियां अब अपने आखिरी चरण में हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले क्या तैयारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। इतिहास में पहली बार मंदिर में बनेगा अस्पताल। मानवता के लिए वरदान होगा कैंसर अस्पताल। 23 फरवरी को कैंसर अस्पताल का शिलान्यास। पीएम मोदी के हाथों होगा शुभ काम। बागेश्वर धाम का दुनिया में होगा नाम। 23 फरवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। 23 तारीख को वो होगा जो दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ। 23 तारीख को दुनिया देखेगी जब सनातन की ताकत समाज कल्याण के लिए पहली बार किसी मंदिर में कैंसर का अस्पताल बनने जा रहा है, जहां गरीब और कमजोर लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। ये शुभ काम तो होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से, लेकिन इसका जिम्मा उठाया है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। 23 फरवरी का हम सब ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं और बहुत व्यापक तैयारियां हैं। लगभग 3 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का टेंट लगाया गया। 6 से 7 जगह पर पार्किंग व्यवस्था की गई। 20 जगह पर जल की व्यवस्था की गई है। मेन डोर आने जाने के लगभग 4 रास्ते रखे गए हैं और लगभग 80,000 से 1 लाख लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को बागेश्वर धाम आ रही हैं, जिसको लेकर तैयारियां अब करीब अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है।
पीएम के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से लेकर खुद बाबा बागेश्वर तक कितने संजीदा हैं, इसकी बानगी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सक्रियता से नजर आ रहा है। बाबा बागेश्वर ने खुद रात के वक्त बाइक चलाकर मौके पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जन है हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्यता में और उनके बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के बाद अब अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होगा। आप कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं, पूरा बुंदेलखंड उत्साहित है। बागेश्वर धाम पीएम के वेलकम को तैयार है। जगह जगह पर बाबा बागेश्वर और पीएम मोदी की होर्डिंग और पोस्टर लगे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बागेश्वर धाम में जो दौरा प्रस्तावित है उसको लेकर के पूरी तैयारियां चल रही हैं। भोपाल से भी बहुत वृहद स्तर पर फोर्स डिप्लॉयमेंट हुआ है। प्रभारी अधिकारी महोदय भी यहाँ आ गए हैं। 2500 से अधिक का फोर्स सभी जगह डिप्लॉय किया गया है। किस प्रकार से रूट व्यवस्थाएं रहेंगी वो लगातार मीडिया के माध्यम से सभी को बताया जा रहा है। कोई भी लोगों को किस प्रकार से आना है वो भी जानकारी दी जा रही है। बागेश्वर धाम में कैंसर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है, जिसमें आम लोगों को फ्री में कैंसर के इलाज की सुविधा मिलेगी। भारत में ऐसा पहली बार होगा जब किसी मंदिर परिसर में अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमपी सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण होगा जब पीएम बुंदेलखंड को बड़ी सौगात देंगे। बागेश्वर धाम को नमन और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर शास्त्री जी को भी नमन। ये जो दो काम वो अनुकरणीय कर रहे हैं कि मंदिर के इस वैभव के साथ उनने जो कैंसर अस्पताल का फैसला किया है वो अभिनंदनीय है और वंदनीय है। जिस गरिमापूर्ण ढंग से कर रहे हैं, कोई समृद्ध परिवार भी आसानी के साथ नहीं कर सकता। ये दो काम उनके अनुकरणीय कार्य हैं। बागेश्वर धाम में बनने वाले अस्पताल का नाम बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट रखा जाएगा। कैंसर अस्पताल का निर्माण 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 100 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए 25 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इस अस्पताल के निर्माण से बुंदेलखंड की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। परम पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा जो ये अस्पताल कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, इससे जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क इलाज मिल पाएगा और वो जो उनकी मौतें होती थी वो बच पाएंगे। ये एक संजीवनी के रूप में काम करेगा हमारे बुंदेलखंड के लिए। ये अस्पताल 3 साल में बनकर तैयार होगा। अस्पताल के निर्माण में होने वाला खर्च कथा से मिलने वाली राशि और दान दाताओं के सहयोग से जुटाया जाएगा। यह अस्पताल बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। मानवता के लिए वरदान साबित होने वाला है। जो पीठ भक्तों के कल्याण के साथ साथ विज्ञान और अध्यात्म दोनों को लेकर चलने वाला कार्य, विज्ञान के माध्यम से हम कैंसर पीड़ित निराश्रित उन रोगियों को इलाज करने का, और पूज्य सरकार ने कहा कि निःशुल्क भी करने की योजना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बागेश्वर धाम में 23 तारीख को जब पीएम कैंसर के अस्पताल की नींव रखेंगे तो ये दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और बागेश्वर धाम से उठी ये पहले दूसरे मंजिल तक भी पहुंचेगी। इस कैंसर अस्पताल की यह खासियत होगी कि यह अस्पताल टेक्नोलॉजी से लैस होगा, लेकिन यहाँ गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। आपको बताने जा रहे हैं, पत्रकारिता की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली नाविका कुमार के करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ चुकी है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम जो कि आयोजित किया गया था, उस दौरान टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत की ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को उनके मीडिया क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है। आपको दिखाते हैं। The IMA Marketing Award for Outstanding Contribution to Media on Miss Navika Kumar, Group Editor-in-Chief, Times Now and Times Now Mahabharat। देश के प्रतिष्ठित नेशनल टीवी चैनल टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत के ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को जब मीडिया के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया तो दिल्ली के ली मेरिडियन होटल का ये कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नाविका कुमार को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 15वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जितिन प्रसाद ने इस अवार्ड से सम्मानित किया। It's been a ride that's been over
32 years. From the day I joined as a business journalist to moving on to political economy and then to heading 2 channels, I can say the passion has only increased, never declined. And this one is really for the teams that work with me, both at Times Now and Times Now Navbharat. बीते 3 दशक से भी ज्यादा समय में नाविका कुमार निर्भीक और निडर पत्रकारिता करती आ रही हैं। नाविका न्यूज इंडस्ट्री की इकलौती ऐसी महिला एडिटर हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं के चैनल को हेड कर रही हैं। I would also like to thank the groups that have taught me. I worked with the Times Group for 22 years out of the 32 years of my career and 10 years with the Indian Express. And whatever I've learned, I'm here with that knowledge and I hold it close to my heart. नाविका कुमार की इस कामयाबी पर पूरा टाइम्स ग्रुप उन्हें शुभकामनाएं देता है और उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता है। Thank you very much, Dad. Thank you, Mom. And my husband, who's always been a rock beside me. And of course, a beautiful family of children. And the latest member in my family, Nirvair. This one is also for you. Thank you so very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you to all of you here. तो सुबह सुबह का वक्त है, बड़ी खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि क्योंकि 26 तारीख को है, तैयारियां लगातार की जा रही हैं, खास करके प्रयागराज में तैयारियां जोरों शोरों पर है। मोदी सरकार के ऊपर इस बीच राहुल गांधी ने निशाना साधा है। जी, एक तरफ योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था श्रद्धालु को ना हो, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इन्हीं तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। राहुल गांधी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल है और डबल सरकार में इंजन ही नहीं है। राहुल के बयान पर ब्रजेश पाठक का पलटवार सामने आया है, आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ वार पलटवार हुआ है। यूपी की सरकार जो है, मुझे दुख होता है ये कहते वक्त, यूपी की सरकार जो है वो बिल्कुल फेल, 1 नंबर की, देश की 1 नंबर की फेलियर सरकार है। इन लोगों को कुछ काम करना आता नहीं है, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। एक ही सवाल है आपके सामने, महंगाई और बेरोजगारी, 2 मुद्दे हैं। ये हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का हर युवा जानता है, मगर आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार, जिसको ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, ये है डबल सरकार, मगर इनमें कोई इंजन नहीं है। राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, बुरी तरह से अंतर विरोधों से उलझे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कब क्या कहना है, पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं और भारत के बारे में, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में कभी भी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में लगातार बदमाशों की सफाई के लिए एनकाउंटर यूपी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार जो माफिया हैं, जो बदमाश हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है और एक बार फिर से उदाहरण सामने आया है जहां पर बैक टू बैक एनकाउंटर्स हुए हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में ही रात में 3 एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किए गए हैं। जी हाँ, मुजफ्फरनगर में 3 एनकाउंटर्स हुए हैं। शातिर हत्यारे शविंदर के पैर में पुलिस ने गोली मारी, शातिर लुटेरे उसामा उर्फ समीर को भी गोली मारी, बदमाश आकाश और आर्यन पुलिस की गोली से घायल हो चुके हैं। तो मुजफ्फरनगर में आप देखिए कैसे बदमाशों का सफाया चुन चुन कर किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से इनकाउंटर वाली रात आई और कई सारे बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर करके पुलिस ने हिरासत में लिया है और आगे लगातार इन लोगों से, इन बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि जितने भी आगे इनके गिरोह हैं और भी कड़ी में कुछ और गिरफ्तारियां हो, वो जल्द से जल्द हो जाए। इससे पहले भी कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस इस तरीके के इनकाउंटर करती हुई नजर आई है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान के ऊपर बन सकती है, इसलिए सड़क पर सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, इस युवक को बचाने के लिए जो भीड़ है वो जमा हो गई, लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि सिस्टम की इतनी बड़ी लापरवाही कब तक चलती रही। दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। नगर पालिका की लापरवाही का जो वीडियो सामने आया है
उसे देखकर हर कोई घबरा जाएगा। वीडियो किसी गली का है जहां एक बाइक सवार उबड़-खाबड़ सड़क के चलते अनियंत्रित हो जाता है और बाइक से उछलकर सीधे गड्ढे में जा गिरता है। वीडियो में दिख रहा है कि एक गली के अंदर एक छोटा सा तिराहा है। इस तिराहे के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ है जिसके चारों ओर लकड़ी के टुकड़े लगाकर बैरिकेडिंग की गई है, जबकि लोग किसी तरह से उस गड्ढे के पास से संभल कर गुजर रहे हैं। तभी एक बाइक सवार शख्स वहां से गुजरता है, लेकिन सड़क के बीचों बीच गड्ढा होने की वजह से उसकी बाइक अचानक स्लिप हो जाती है और वो शख्स सीधे गड्ढे में जा समाता है। इसके आगे क्या हुआ देखिए। बाइक सवार शख्स के गड्ढे में गिरने के साथ मौके पर हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में मौके पर मौजूद लोग शख्स को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं और काफी मशक्कत के बाद बाइक सवार शख्स को गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। गनीमत रही कि इस हादसे में बाइक सवार शख्स को कोई गंभीर चोट नहीं आई। गुजरात के वडोदरा शहर का है, जहां डभाई इलाके में नगर पालिका की लापरवाही के चलते एक शख्स की जान जाते जाते बची। दरअसल नगर पालिका कर्मियों ने सीवर लाइन की मरम्मत के लिए बीच सड़क इस गड्ढे को खोदा, लेकिन किसी तरह की टाइम लाइन नहीं होने के चलते कई दिन बीत जाने के बाद भी न तो सीवर की मरम्मत हुई और न ही मौत के इस गड्ढे को बंद किया गया। तो वहीं हादसे वाले वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और नगर पालिका की लापरवाही की आलोचना कर रहे हैं। तो वहीं हादसे वाले वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और नगर पालिका की लापरवाही की आलोचना कर रहे हैं। अब खबर यूपी के हरदोई से आपको बताते हैं, जहां पर एक कार में अचानक से आग लग गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस आग को बुझाने के लिए कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी, लेकिन फिलहाल सवाल यही खड़ा होता है इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद में कि आखिरकार आग लगाई तो लगाई किसने? क्या ये साजिश के तहत लगाई गई या फिर कोई और वजह है? आग से धधकती गाड़ियों का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आया है, जहां एक प्लॉट में खड़ी दो गाड़ियों में अचानक आग लग गई और दोनों कारें धू-धू कर जल गई। गाड़ियां पड़ोस में रहने वाले दो लोगों की थी, जिन्होंने घर के बगल के प्लॉट पर कार पार्क कर रखी थी। आग लगने की खबर मिलते ही मालिक और आसपास के लोग पहुंच गए। सबने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, पर आग इतनी भीषण थी कि कोई कुछ नहीं कर पाया। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शिकायत मिलने पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखी। वीडियो में 3 संदिग्ध युवक भागते नजर आए। पुलिस को शक है कि इन युवकों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान और तलाश करने की कोशिश की जा रही है। वारदात के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है। लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और अब खबर और अपडेट अजमेर के केस से जुड़ी हुई, जिसमें कुल मिलाकर 10 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। वहीं उनमें से 7 आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। और इन सब में 3 नाबालिग आरोपियों को 7 दिन के रिमांड में भेजा गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान एक बार फिर से वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। बेटियों के दुश्मनों के खिलाफ सड़क से लेकर के कोर्ट रूम तक गुस्सा साफ तौर पर देखा गया। तो इंसाफ को लेकर प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं अजमेर में। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई कि कैसे लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों को रिमांड पर भी भेजा गया है पूछताछ के लिए। वहीं ब्लैकमेलिंग के आरोपियों के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा नजर आ रहा है। लगातार इन दरिंदों का विरोध किया जा रहा है। सड़क से लेकर के अब कोर्ट रूम तक जो वकील हैं, उनका भी गुस्सा देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर के अंदर कितनी गर्मा गर्मी यहाँ पर होती हुई नजर आई। हालांकि पुलिस की टीम ने एक्शन लेते हुए इन सभी को गिरफ्तार तो कर लिया और कोर्ट रूम में देखिए ये लोग मौजूद हैं, लेकिन सड़क से लेकर के कोर्ट रूम तक कितना बवाल, यहाँ पर कितना विरोध देखने को मिला। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें सामने आई जो कि फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोर्ट में वकीलों ने आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की। लगातार इन दरिंदों का विरोध किया जा रहा है। सड़क से लेकर कोर्ट रूम तक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और फांसी तक की मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल
अजमेर में बेटियों के अपराधियों के खिलाफ गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क से लेकर कोर्ट तक उन दरिंदों के खिलाफ गुस्सा जारी है। ब्यावर में ब्लैकमेल कांड के विरोध में विजयनगर बंद रखा गया। हिंदूवादी संगठनों ने शहर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। हिंदूवादी संगठनों के साथ स्थानीय लोगों ने पैदल मार्च में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनके रिश्तेदारों की भी अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर ध्वस्त करने की मांग की है। यही नहीं, लोगों की मांग है कि मासूम बच्चियों से जुड़े इस केस की जांच सीबीआई टीम करे। इसके अलावा लोगों की मांग है कि पीड़ित परिवार की बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस प्रशासन ले, ताकि उनके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी न हो सके। एक तरफ जहां बेटियों के दुश्मनों के खिलाफ सड़क पर गुस्सा है, तो वहीं ये गुस्सा कोर्ट परिसर में भी नजर आया। पुलिस की टीम जब इन सभी आरोपियों को लेकर कोर्ट में घुस रही थी, इसी दौरान कुछ वकीलों ने इन दरिंदों के साथ मारपीट करने की कोशिश की। वकीलों की गुस्साई भीड़ ब्लैकमेलिंग के आरोपियों को कोर्ट में पीटना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को बचा लिया। पुलिस और वकीलों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। आम लोगों के साथ वकीलों ने आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी की।